हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अभी तक हमने सारे बेसिक्स, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, जितना भी था हमारा क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, मीडियन फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरीके से होता है, हमारे थर्ड लेक्चर में ये चीज़ बताई थी। दूसरा जो होता है वो होता है मेरा यार क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट से। तो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। और यार अगर तुम चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो तुम सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन 9th या 10th में है, स्पेशली 10th में, तो 10th पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी कक्षा 9th-10th यार। चैनल का नाम है हमारे, तो वहाँ पे अभी 3rd चैप्टर खत्म हो चुका है, लीनियर इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक शुरू होने वाला है, तो वहाँ भी जाकर तुम देख सकते हो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, होता क्या है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट? देखो, जैसे हमारा ए डॉट बी, ये इसका फॉर्मूला क्या होता था यार? मॉड ए, फिर मॉड बी, फिर आ जाता था कॉस थीटा। अब इधर देखो डिफरेंस क्या है, हमारा ए क्रॉस बी। अब ये क्रॉस और डॉट में बहुत फर्क है, दोनों प्रोडक्ट्स अलग है, मैंने पहले ये चीज़ तुम्हें बता चुका हूँ, है ना। तो जो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है तुम देख सकते हो, सिर्फ साइन थीटा का एक डिफरेंस आ जाता है, वहां होता था हमारा कॉस थीटा। लास्ट में यार मैंने एक एन कैप से मल्टीप्लाई कर रखा है, एक बार सब कुछ देखते हैं। ऑफ कोर्स यार, ए होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, थीटा होता है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वही वाला थीटा हो रहा है, बस साइन थीटा इस केस में। बट इसके आगे एक ये एन कैप भी लगा है, ये क्या होता है यार? अ स्पेशल यूनिट वेक्टर। ऑब्वियसली यार अगर कैप लगा है तो एक यूनिट वेक्टर है, तो कमाल की बात नहीं है यार। मुझे एक बात बताओ, मॉड मतलब एन कैप मेरा एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है पर एक वेक्टर है, और ये जो कंप्लीट चीज थी ये है मेरी एक स्केलर। तो अगर कभी भी स्केलर मान लो ये कंप्लीट चीज को मैं के लिख सकता हूं, तो मेरा ए क्रॉस बी के टाइम्स एन कैप है, यानी कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। तो बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, जबकि ए डॉट बी हमें एक स्केलर देता था। तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली हमारे क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा मुझे एक वेक्टर निकाल के देता है, बहुत जरूरी बात है। देखो, एन कैप इज अ वेक्टर, दैट मीन्स ए क्रॉस बी गिव्स अ वेक्टर। वापस से, अनलाइक ए डॉट बी विच गिव्स अ स्केलर, तभी उसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल तो निकल जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स भी। मान लो कि तुम्हें ए क्रॉस बी कंप्यूट करना है, ए डॉट बी कंप्यूट करना सिखाया था ना मैंने तुम्हें, दो तरीके होते थे, एक तो ए बी कॉस थीटा होता था हमारा, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड्स पता है, एंगल पता है, या फिर तुम्हारा बहुत सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन होती थी ना। कभी भी मैं कहता था, जैसे एक पेज मैंने खाली छोड़ रखा होगा, छोड़ो, मान लो कि तुम्हारे पास ए वेक्टर है, डॉट बी करना है, तो तुम उसके आई को मल्टीप्लाई करोगे एक साथ, फिर जे को, फिर के को, और तीनों को ऐड कर दोगे। काफी सिंपल होता था। पर क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा डिफरेंट सीन है। देखो, मॉड ए निकल जाएगा, मॉड बी निकल जाएगा अगर ए और बी गिवन है, और थीटा निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास वेक्टर ए है और बी है तो ए डॉट बी निकाल सकते हो। अगर ए डॉट बी है और मॉड ए मॉड बी भी है हमारे पास, तो कॉस थीटा निकल जाएगा फॉर्मूले से। अगर कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा भी निकल जाएगा, और नहीं आता तो 10th क्लास वापस से जाओ बड़े। ठीक है, तो ये देखो बस एन कैप की दिक्कत है, ये एन कैप कहाँ से निकलेगा हमारा। तो एक बार हम देखते हैं कि हम कैसे इवेल्युएट करें, पर उससे पहले एक क्वेश्चन, पहले ही मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिया, जितना अभी तक मैंने पढ़ा रखा है उससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो इसको होमवर्क में लो, पहले खुद सॉल्व करके देखो, फिर तुम मेरा सोल्यूशन देखना। आई गेस तुमने कर लिया होगा अभी तक पॉज करके, तो मैं अपना करके दिखाता हूँ, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक और बात यार, वो चलो अच्छा, वो चीज़ तो तुम इसमें सीखोगे ना, क्यों बताऊँ वो चीज़। मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, इफ ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर, ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मॉड ए मेरा 5 है, मॉड बी की हमें वैल्यू बताओ जरा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, ये कैसे निकालोगे जरा देखते हैं यार इस चीज़ को। एक बात बताओ, सबसे पहले ए डॉट बी की बात करते हैं। ए डॉट बी होता है हमारा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत इस बात में? नहीं। तो देखो यार, मुझे मॉड ए दे रखा है 5, मॉड बी अभी मुझे नहीं पता, तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं लेट मॉड बी इज इक्वल टू एक्स। बस
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं चीज़ ले रहा हूँ, बाद में एक्स को निकालना है हमें, तो बेसिकली मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ लिख दो 5x मॉड बी की जगह कॉस थीटा कितना है मुझे नहीं पता, तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा। एक बात बताओ, ए डॉट बी का मॉड क्या होगा? किसी भी चीज़ का मॉड मैग्नीट्यूड लेंगे तो अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका मॉड क्या होगा यार? इसका मॉड एक्चुअली यही रहेगा 5x कॉस थीटा का मॉड। सब कुछ पॉजिटिव ही हो सकता है कॉस थीटा नेगेटिव हो, बट अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर, तो हमें आंसर यही मिलेगा 25x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सारी टर्म्स पॉजिटिव है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का स्क्वायर दे रखा है। ए क्रॉस बी क्या होता है अभी देखते हैं, वापस पलटते हैं पन्ना अपना। तो यहाँ पे तुम ये देखो, मैंने तुम्हें ये बताया है कि ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। इस चीज़ को बस टेप दो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताओ इस केस में मेरा ए क्रॉस बी वही सेम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कितना? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ एक वेक्टर है यार, इसको कैसे हटाए? अभी हट जाएगा कैसे? अगर मैं इस चीज़ का, मुझे एक बात बताओ यार, मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, ठीक है, गिव्स अ वेक्टर। बेसिकली जो ये मैंने पूरी चीज लिखी है, मान लो कि ये वेक्टर वेक्टर सी है, क्योंकि एक वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक वेक्टर ही मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी होता है मेरा वेक्टर सी, पर मेरे को ये दे रखा है ना ए क्रॉस बी का मुझे मॉड बताना है अगर, तो मान लेते हैं ना ये वेक्टर सी का मॉड होगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। अगर इस बात में दिक्कत आ रही है तो भाई बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ, इसका मतलब तुम सारे लेक्चर्स वापस से देखो, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें दिक्कत होनी नहीं चाहिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। जरा एक बात बताओ, इसका मॉड कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसकी वैल्यू क्या तुम बता सकते हो? मैं तो बता सकता हूँ यार, तुम्हारा नहीं पता। ये होगा मेरा मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा और एन कैप का मॉड। डेफिनेटली ये सब हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये इसके बराबर ही होगा। मतलब अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मान लो तुम्हारे पास 5 × -3 का मॉड है, तो तुम इसको मॉड 5 मॉड -3 बिल्कुल लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, कोई इशू नहीं होता इसमें, ठीक है। थोड़ी सी भी दिक्कत है तो हजम कर लो इस चीज़ को बस, ठीक है। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, मॉड ए मॉड बी तो एज इट इज रहने दो। साइन थीटा का भी मॉड इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है एक साइन थीटा कई बार नेगेटिव भी तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन थीटा, वैसे तो नहीं होगा बट फिर भी। अब एन कैप इसका मॉड क्या होता है? अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आती तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जाके देखो प्लीज़, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताने नहीं वाला कि वो मैंने कैसे किया। इसका मतलब हो गया ए बी साइन थीटा, एन कैप हट गया। क्यों हटा मैं नहीं बताऊंगा, लेक्चर 3 जाके देखो। और अभी अभी जो मैंने अभी तक पढ़ाया है तुम्हें बस इसी लेक्चर में बताया कि एन कैप क्या होता है, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए उस हिसाब से, लिटरली डेफिनेशन है वो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसी का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ और अगर तुम्हें स्लो लग रहा है तो तुम डेफिनेटली स्किप कर, मतलब वो कर सकते हो 2x पे देख लो इस चीज़ को। इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा ये देखो कितना हमारा मॉड ए की तो पहले वैल्यू भर देते हैं, ये तो मैं भूल ही गया यार। मॉड ए मेरा था 5, मॉड बी है मेरा x, तो इसकी वैल्यू है 5x कितना हमारा, बेसिकली ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 5x साइन थीटा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 5x कॉस थीटा आ गया था, एक ही बात है, वो अलग से भी रख सकते हो। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 25x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन कुछ दो कौड़ी का भी नहीं रह गया यार। अब तुम अगर मैं इस इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? देखो बहुत सिंपल यार, एडिंग 1 + 2 वी गेट व्हाट? इस साइड क्या आएगा हमारा, जरा ये देखो, ये हो जाएगा हमारा मॉड ए क्रॉस मॉड बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये देखो मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन मत लेना अपने आप में, ठीक है। कितना हो गया? 25x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा पहले, नहीं साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, ए क्रॉस पहले लिख रहा हूँ, प्लस 25x स्क्वायर हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे। एक बात बताओ यार, अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूंगा 25x स्क्वायर, और मैं नहीं बताने वाला मैंने क्यों किया है। 10वीं क्लास की मैथ्स है, अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत आ रही है तो मैं नहीं समझाने वाला ये चीज़, ठीक है। हो सकता है बट कोई नहीं, चलो ये 25x स्क्वायर हो गया मेरा। इसकी वैल्यू तो दे रखी है मेरे को 400, x स्क्वायर निकल तो गया यार। 400 = 25x स्क्वायर, 25 × 16 होता है, ठीक है। ये 25x स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्टली, इसको कैंसिल आउट करो तो तुम्हें मिल जाएगी 16 = x स्क्वायर। अब x की वैल्यू बताओ यहाँ से, x आ गया मेरा +-4। क्या आंसर में ये लिखोगे? आधा नंबर कट सकता है अगर टीचर बढ़िया हो तो। x की वैल्यू सिर्फ 4 है, x की वैल्यू सिर्फ 4 है, क्यों?
क्योंकि x मेरा एक मैग्नीट्यूड ऑफ b है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आ गया हमारा x4, बस खत्म। तो मॉड b की वैल्यू आ गई 4। कितना 2 कौड़ी का क्वेश्चन नहीं था, है ना। अब बढ़ते यार अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं कहीं पे था यार, मैं यहाँ पे था कि हाँ a क्रॉस b फिर निकाले कैसे। जैसे अगर तुम्हें ये n कैप दे ही नहीं रखा, जैसे यहाँ तो ये n कैप रिमूव हो गया, क्यों हुआ मैं नहीं बताऊंगा, बट कहीं ना कहीं तो n कैप चाहिए होगा। मान लो कि इन जनरल मेरे को 2 दे रखे, यहाँ पे देखते हैं एक बार कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ए क्रॉस बी निकालना, अगर ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, अगर ए डॉट बी निकालना होता तो बहुत सिंपल सा चीज थी, है ना, बहुत सिंपल थी। तुम लिखते 2 × -1, फिर 1 × 2, फिर लिखते 3 × 1, तो आंसर आ जाता तुम्हारा 3। ये हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट खत्म। बट क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट है। कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो हमें ए वेक्टर दे रखा है a1 a2 a3 ijk और b1 दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्या अगर मुझे डॉट निकालना होता तो इतना सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है यार इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल हो जाता है a1 b1 प्लस a2 b2, ठीक है, प्लस a3 b3 जो एक स्केलर है। बट क्रॉस प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट टू मेमोराइज, इसलिए कभी मेमोराइज नहीं करना इसको। देखो मेरा a क्रॉस b क्या होता है, अगर मेरा a ये है b ये है मेरा, तो वो होता है a2 b3 माइनस a3 b2 i कैप, a1 b3 माइनस a3 b1 j कैप माइनस में, और a1 b2 माइनस a2 b1 k कैप। तुम बोलोगे तो यार थोड़ा मुश्किल है यार याद करना, ऑफ कोर्स मुश्किल है। इसकी इवैल्यूएशन हम डिटर्मिनेंट की मदद से करते हैं। किसकी मदद से? डिटर्मिनेंट की मदद से करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ए क्रॉस भी हम ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले बड़ा सिंपल यहाँ लिख दो i j k, सिंपल। उसके बाद इवन अगर मैं ए क्रॉस बी बोल रहा हूँ तो ऑर्डर में है ये चीज़ है। अगर कोई पहला वेक्टर है ये इनटू क्रॉस दूसरा वेक्टर, तो वहाँ इसके तुम कंपोनेंट्स लिख दोगे, स्केलर कंपोनेंट्स, और फिर इसके लिख दोगे, बस। फिर इसको एक्सपैंड कर दो। आई गेस इसमें तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ आई कैप, प्लस में लूंगा इसको, माइनस में लूंगा इसको, प्लस में लूंगा। नहीं आता डिटर्मिनेंट जाके देखो, आई कैप a2 b3 माइनस a3 b2, समझ रहे हो, माइनस जे कैप a1 b3। देखो वही तो लिखा है मैंने, डिटर्मिनेंट को खोल दिया बस। तो कभी याद नहीं करना तुम्हें बड़ा सा फॉर्मूला, तुम्हें हमेशा डिटर्मिनेंट के साथ सॉल्व करना है इसको, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, 2 कौड़ी के क्वेश्चन है यार ये वाले। इसको देखते हैं, इसका आंसर सॉल्व करते हैं यार। क्या देखो डायरेक्टली बोर्ड्स में आता भी नहीं है ये नहीं बोलेगे कि ए क्रॉस बी निकालो अगर ये ऐसे दे रखा है, नहीं, काइंड ऑफ डायरेक्टली आता है बट थोड़ा इनडायरेक्ट होता है वो। इसको कैसे सॉल्व करें? बड़े सिंपल बात है यार। मेरा ए क्रॉस बी कितना होगा, अगेन अपना डिटर्मिनेंट बना देते हैं, आई जे के, फिर a1 a2 a3 2 1 3 2 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद b1 b2 b3 -1 2 1 -1 2 और 1, इसके आगे लगा दो ये डिटर्मिनेंट वाली चीज़ें, और फिर इसको एक्सपैंड करना तो आई गेस बहुत ही बच्चे वाली बात है। यहाँ पे लिख दो आई कैप, देखो 1 × 1 माइनस 3 × 2, तो कितना आ गया 1 - 6 माइनस जे कैप। यार डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन थोड़ा आराम से हमेशा स्लोली करा करो। पर्सनली मैं बड़ी गलती करता हूँ डिटर्मिनेंट में। क्यों गलती करता हूँ, मतलब ठीक कर देता हूँ बाद में। जब मान लो हम जे ले रहे होते हैं तो माइनस जे करूंगा मैं, दिस इंटू दिस करूंगा ना, फिर माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा मेरा। मैं कई बार गलती ये कर देता हूँ कि मैं जे में भी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो अपना अपना होता है, मतलब तो आराम से सॉल्व करा करो इसको। प्लस आ गया के कैप, ठीक है, के में कितना आ गया, फिर 2 × दिस, राइट, जे में मिडल वाली चीज़ आ रही है, तो 4 + 1, क्योंकि माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ से हमें मिल जाता है 5 टाइम्स आई कैप प्लस माइनस 5 टाइम्स जे कैप प्लस 5 टाइम्स के कैप। बढ़िया आया ये वेक्टर तो काफ़ी। बस दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज ए क्रॉस बी। वेरी वेरी सिंपल, वेरी एक्सट्रीमली सिंपल यार, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ थी ही नहीं। बस फिर और क्या बचा, ये चीज़ आ गई हमारी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, हल्का सा डिफरेंट होगा। फाइंड सी क्रॉस बी इफ बी इज दिस एंड सी इज दिस। तो चलो जल्दी से निकालते हैं सी क्रॉस बी। ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, फिर a1 a2 a3 मतलब वेक्टर का लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 3 4 -5 3 4 -5, फिर हम लिखेंगे 2 - 1 3 2 - 1 3। अब मैंने यहाँ पे एक गलती की है, देखते हैं तुम में से कौन वो गलती पकड़ेगा। पॉज करो वीडियो और जल्दी से आंसर बताओ। अगर कर लिया हो तो ये देखो, मैंने 3 4 -5 ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया। तुम बोलोगे भैया सही तो कर रहे हो, यही तो करते थे हम पहले के लेते थे। इसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये देखो C क्रॉस B निकाल रहा हूं मैं B क्रॉस C को नहीं निकाल रहा, और दोनों चीजें अलग होती है। मैं पहले बता देता हूं, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। तो अगर हम C क्रॉस B निकाल रहे हैं तो जो ये वाली चीजें होती है ना, ये C की होती है कोफिशिएंट्स,
और ये होते हैं बी के। जैसे कि इसमें हमारा जो ए के कोफिशिएंट्स थे, ये पहले वाले के मैं सेकंड रो में रखता हूँ और फिर थर्ड रो में रखता हूँ दूसरे वाले की चीज़ें। तो यानी कि ये जो चीज़ है इसको हटाओ, ये नीचे आएगा मेरा और ये आएगा ऊपर। अब तुम बोलोगे यार भैया कैलकुलेशन सेम ही तो रहेगी। नहीं भाई, डिटर्मिनेंट जाके पढ़ो। कभी भी अगर मैं रोज को रिप्लेस करता हूँ ऐसे तो क्या होता है, एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। इस चीज़ के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 कॉडी का क्वेश्चन अगेन यार। आई कैप यहाँ ले लो, -1 इंटू -1 5 माइनस 3 इंटू 4 कितना 12, काफ़ी सिंपल। उसके बाद माइनस जे कैप में कितना यार मेरा 2 इंटू -5 -10 -9, ठीक है। फिर प्लस के कैप आ गया मेरा। के कैप में कितना यार 8 + 3, मैं चलो लिख ही लेता हूँ 8 + 3। तो फाइनली कितना आंसर आ गया, जरा उसको देखते हैं। ये हो गया -7 आई कैप, फिर +19 जे कैप, फिर +11 के कैप। थोड़ा अलग सा वेक्टर आया बट दिस इज योर आंसर C क्रॉस B। अगर तुम सोचो, अगर मैंने इस रो को इधर लगाया होता और इसको इधर, आंसर में क्या आता, सिर्फ एक डिफरेंस आता। वो आंसर मेरा पता है क्या हो जाता, 7 आई कैप -19 जे कैप -11 के कैप। बेसिकली यही वेक्टर सिर्फ एक -1 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ये चीज़ हम करने वाले हैं अभी जस्ट। ठीक है, उससे पहले बेहद ज़रूरी टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मेरी फेवरेट चीज़ यार वेक्टर्स के बारे में और 3D के बारे में। जब इनकी ज्योमेट्री यार बेसिक, अगर हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे को बचपन की जो ज्योमेट्री होती थी, कंस्ट्रक्शंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये मेरे को बहुत ही प्यारी चीज़ और इंट्यूटिव चीज़ लगती थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ठीक है, A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। इनका मतलब क्या होता है यार, हो सकता है यार तुम्हें इस डायग्राम में अच्छे से समझ ना आए, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी एनिमेशन लाया यहाँ रहा पे, तो वो मैं वो दिखाता हूँ तुम्हें। तो गाइस अब मैं तुम्हें एक अच्छी सी एनिमेशन दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, इसको मूव करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छा सा ऐप है, जियोजेब्रा ऐप है इस नाम का। तो ये देखो, यहाँ पे जो मैंने ये इसको क्लिक करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये वाला जो वेक्टर है, ये है मेरा, मान लो A वेक्टर, या ये B वेक्टर है। ये जो AC है इसको हम मान लेते हैं हमारा A वेक्टर। इसके कंपैरिजन में कह रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ वाला जो ये था, ये है मेरा क्या, ये B वेक्टर है एक्चुअली में। ये है मेरा A वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर नीचे वाला है, आई एम वेरी सॉरी। और B वेक्टर है मेरा ऊपर वाला। ठीक है, तो AB और AC, हो सकता है मैंने वहाँ नेमिंग थोड़ी अलग रख रखी हो, वही रखी है एक्चुअली। तो जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर A और ये है मेरा वेक्टर B। अगर मैं इनका क्रॉस करता हूँ तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या मुझे पता है, बिल्कुल पता है। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। देखो, ये जो मेरा वेक्टर आया था A क्रॉस B की वैल्यू है mod A mod B sin थीटा n कैप। तो कभी भी अगर मैं किसी वेक्टर को, मान लो अपना वेक्टर A को मैं लिख सकता हूँ K टाइम्स कोई एक यूनिट वेक्टर A कैप, तो ये K क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स इट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका मॉड होगा, मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, पर n कैप वो डायरेक्शन कैसे मिलेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की काफी खास बात होती है। ये जो वेक्टर अब मैंने ये स्पाइरल से बना रखा है, ये येलो कलर का, ये हमारा वेक्टर है A क्रॉस B। दिस क्रॉस दिस हमें ये वेक्टर देता है। तुम बोलोगे ये कैसे, तभी जो मैंने 2 लाइनें तुम्हें बोली थी, ये एक ऐसा वेक्टर है। इस इमेज में यहाँ देखो, क्या ये वेक्टर सबसे पहले इधर देखो, इस चीज को ऐसे इस प्लेन में ले आते हैं। क्या ये जो मेरा ये वाला हो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये देखो यार, जो मेरा ये वेक्टर है AD, ये वाला वेक्टर, क्या ये 100% इससे परपेंडिकुलर है या नहीं है? बिल्कुल है। तुम एंगल देख लो यहाँ से, मान लो ये प्लेन है, ये वेक्टर है ऊपर, है ना। तो हमारे ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। चाहे तो तुम इस प्लेन को ऐसे कर दो। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। देखो ऐसे कर दिया, साफ साफ दिख रहा है, परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो वेक्टर है मेरा, हमारा जो ये वाला वेक्टर था, इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये भी मेरा इससे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो मैंने यही लाइन बोली थी ना कि एक हमारा ऐसा वेक्टर आता है इन दोनों का क्रॉस करके जो दोनों से परपेंडिकुलर हो। सेकंड लाइन बोली थी, इनका जो प्लेन है, ये जिसके ऊपर मैं ऐसे ये रोटेट कर रहा हूं, इस पे लाई करता है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर हमारा वो वेक्टर है। देखो है ना, पूरा प्लेन को ऐसे करूं, प्लेन से परपेंडिकुलर है। प्लेन पे हमने एक परपेंडिकुलर सा वेक्टर बना दिया। काफी खूबसूरत सी एनिमेशन आ रही है ना। तो इसको हम बोलते हैं A क्रॉस B। ये है इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने का तुम्हें रीजन क्या था यार,
ये जानबूझ के मैंने तुम्हें डायग्राम क्यों दिखाया, मैं तुम्हें यहाँ भी समझा सकता था। ये देखो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, मैं मान लेता कि एक प्लेन और प्लेन से परपेंडिकुलर, तभी मैंने डॉटेड लाइन बना दी यहाँ पे, ब्रेक लाइन, है ना। बट ये मैंने इसलिए तुम्हें बताया कि तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ए क्रॉस बी हमारा ऐसा वेक्टर होता है जो उनके प्लेन और उन दोनों से परपेंडिकुलर होता है ना। अब देखो होता क्या है हमारे पास, यहाँ पे पी वाई क्यू निकालता हूँ मैं, इसके आगे यार ईयर लगा होगा मैं भूल गया, बट जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना, सीबीएसई में तुमसे डायरेक्टली ये नहीं पूछते कि फाइंड ए क्रॉस बी, जैसे ये जो क्वेश्चन था या फिर ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में ऐसे नहीं पूछते कि क्रॉस निकालो अगर दो वेक्टर दे रखे हो। वो तुमसे पता है क्या बोलेगी, जरा ये देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी वेयर ए इज दिस एंड बी इज दिस। कहां पूछा, कहीं नहीं लिख रखा ना ए क्रॉस बी निकालो, बट हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक बार के लिए यूनिट वर्ड को भूल जाओ, ऐसा वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, कोई भी दो वेक्टर दे रखे हो, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, ऑलवेज ऑलवेज वो होता है हमारा ए क्रॉस बी। तो हमारा ऐसा वेक्टर होता है ए क्रॉस बी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, उनके प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो हमसे क्या पूछा गया था, जैसे इस क्वेश्चन, ये तो दो कौड़ी का क्वेश्चन बचा, मुझसे पूछा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो पहले बस ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा ना, मान लेते हैं सी, कोई तो वेक्टर आएगा, ये देखो मेरा सी वेक्टर या फिर ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, आई जे के, ए वाली चीज लिखो 5 6 -2, कितना सिंपल है यार, 5 6 -2, बी के कंपोनेंट्स लिखो 7 6 2, यहाँ आ गया 7 6 2, बस यार दो डंडे लगाओ, डिटर्मिनेंट लगाओ, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। अगर एक बार वेक्टर निकल गया तो क्या उसका यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, बस खत्म। इसको ऐसे होमवर्क लिखो यार तुम, मेरा बस काम था तुम्हें बताना कि कैसे इसको निकालेंगे हम। तो सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि यूनिट वेक्टर निकालो जिससे परपेंडिकुलर हो रहा है, दो यूनिट वेक्टर निकालो जिससे परपेंडिकुलर हो रहे हैं, वो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। पर आई गेस तुम्हें ये काफ़ी बढ़िया सी चीज़ ये समझ आ गई होगी यार, इसका मैं मीनिंग क्या था, हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसकी एक और दो एनिमेशन है, उनके बारे में बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ये देखो, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है क्या अभी मैंने, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले फिर यार है ना। मुझे दे रखा है कि ए वेक्टर है i + 2j + k और बी वेक्टर है 2j + k 2i + j, ठीक है। सी वेक्टर है मेरा 3i - 4j - 5k। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स a - b एंड c - b। गलती ये मत करना कि तुम फटाफट जल्दी से ए दे रखा है बी दे रखा है क्रॉस निकालो, नहीं नहीं नहीं, पहले इन दोनों वेक्टर्स को निकाल लो, फिर दो कौड़ी का क्वेश्चन बताओ। सीबीएसई में आ रखा है, ये कोई क्वेश्चन तोड़ना यार, ये तो एक नंबर में आना चाहिए, बट थोड़ी कैलकुलेशन है इसलिए 2-4 नंबर में आया होगा, 3 में आया होगा, मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, पहली बात तो a - b निकालो, a - b मेरा वेक्टर क्या होगा बताओ। a दे रखा है i + 2j - k माइनस b तो -2i - j, वेरी सिंपल। तो आंसर आ गया होगा i - 2i होता है -i, और 2j - j कितना होता है मेरा, माइनस कितना, क्या कहते हैं, सिर्फ +j -k कैप, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पहला वेक्टर ये। फिर अब दूसरा c - b निकालो यार अपना, c - b, ये वेक्टर क्या होगा हमारा, ये वेक्टर हमारा क्या होगा देखते हैं जरा यार। c को भी लिख देते हैं, c है मेरा 3i - 4j - 5k - 2i - j, ठीक है। तो ये किसके बराबर दे देगा मुझे यार, 3i - 2i i -4j - j -5j और -5k, ठीक है। तो मेरे को पहला अपना वेक्टर मिल गया, ये दूसरा भी मिल गया। मुझे क्या निकालना था, क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली नहीं लिख रखा कि क्रॉस निकालो, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो, फाइंड द यूनिट वेक्टर, एक तो वापस से यूनिट जानबूझ के देखे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाए। एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर से, वो ऐसा कौन सा वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस। यहाँ पे यार तुम एक स्टेटमेंट लिख देना, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हमें टेक्निकली निकालना है a - b क्रॉस c - b, ठीक है। क्या बातें समझ आ रही है यार तुम्हें, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, फिर यहाँ लिख दो i, यहाँ लिख दो j, यहाँ लिख दो k, दोनों की वैल्यूज निकाल दो। सबसे पहले अपना पहला वेक्टर को भर दो, -1 1 -1, इजी कैलकुलेशन होने वाली है, 1 -5 और -5, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अपने यहाँ पे लगा दो यार तुम दोनों डंडे, और चलो सॉल्व करते हैं अपने इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है। क्या दे रखा है, आई कैप आगे आएगा कितना, -5, फिर यहाँ से +5, प्लस या माइनस होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि -5 × -1 यानी कि -5, तो सिर्फ -5 आ जाएगा। फिर उसके बाद -j कैप, j कैप में कितना आ जाएगा 5, फिर ये वाली चीज़ +1,
फिर उसके बाद प्लस के कैप में कितना आ जाएगा हमारे पास 5 -1, तो आंसर कितना हो गया यार -10 आई कैप, फिर कितना -6 जे कैप, फिर +4 के कैप. सो दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर. पर मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले तुम्हें. फाइंड अ यूनिट वेक्टर. तो अगर मान लो ये मेरा वेक्टर निकल गया, इसको मार्क कर लेते हैं एज डी वेक्टर. तो मुझे बस निकालना है डी कैप. तो डी कैप होता है मेरा डी वेक्टर अपॉन मॉड डी. कितना सिंपल है यार, इसका मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी चीज है क्या. मैग्नीट्यूड हो गया 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इसको ले लो यार अंडर रूट में, अपॉन अपना वही वेक्टर लिख दो -10i -6j +4k. अब तुम चाहे तो यार इसको सिंप्लीफाई जरूर कर लेना, इसको एज अ होमवर्क ले लो. 10 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर, वैसे तो बड़ा सिंपल है यार. 36 + 16 कितना आ जाएगा यार मेरा, बताओ. 36 46 52 152, तो 150 को अंडर रूट तुम तीनों में डिवाइड कर लेना. ठीक है, तो दिस इज दैट यूनिट वेक्टर विच वी वर लुकिंग फॉर. बढ़ते यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन ये भी एक PYQ है, नेक्स्ट भी एक PYQ ही होने वाला है. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है यार. इसके आगे लिख देते हैं स्टार थोड़ा सा, तुम्हारे लिए हल्का सा बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है बट थोड़ा सा बढ़िया. शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ. तो गाइस फिर सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को. मुझे दे रखा है वेक्टर A = 4i + 5j - k, वेक्टर B = i - 4j + 5k एंड वेक्टर C = 3i + j - k. फाइंड वेक्टर D which is perpendicular to both C and B. ठीक है, and D dot A is equal to 21. एक और कंडीशन भी दे रखी है. अब यार इससे पहले यार मैं तुम्हें दूसरी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ. हम वापस से अपनी उस एनिमेशन की तरफ जाते हैं. ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो AB और AC से परपेंडिकुलर है. क्या ये सच बात थी? बिल्कुल. क्या ये एक लौता ऐसा वेक्टर था जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो? नहीं. एक्चुअल में तुम्हारा लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B is a vector which is perpendicular to both AB and AC. तो ऐसे तो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं. इसका मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ. ये देखो, ये था ना हमारा वो वेक्टर जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है ना, और दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर है. तो ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं. एक बार यार यहाँ देखो, अगर मैं इसको ये देखो ऊपर और नीचे देखो मूव करता हूँ, वाओ ये तो कितनी बढ़िया चीज़ है. ये देखो, तो ये जो वेक्टर है यार, ये वेक्टर भी तो इन दोनों से परपेंडिकुलर है. बिल्कुल है यार, ये देखो इससे भी है और हमारे इस वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और इन दोनों के प्लेन से भी परपेंडिकुलर है. ऐसे तो हजारों वेक्टर हो सकते हैं फिर इस हिसाब से यार. ये देखो मैं इसको कहीं भी ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ, राइट. यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बदल सकता हूँ पर डायरेक्शन तो वही रहेगी. या एक और डायरेक्शन हो सकती है, एक और हो सकती है, पहले खुद सोचो, मैं भी बताऊंगा उसके बारे में भी तुम्हें. तो यार ऐसे काफ़ी सारे वेक्टर्स हो सकते हैं ना जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो. तो इसलिए अगर तुम ये क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ ये दे रखा है, डायरेक्टली ये नहीं दे रखा. ये देखो, अगर सिर्फ ये दे रखा होता फाइंड अ वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड B, तो तुम बस C क्रॉस B निकाल देते, काम खत्म हो जाता. बट एक और कंडीशन दे रखी है कि उसका इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 21 है मेरा. तो मेरा D वेक्टर बेसिकली क्या है, मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा यहाँ पे, सच D वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B क्रॉस C, या फिर C क्रॉस B. एक ही बात है. ठीक है, एक बात इसलिए क्यों है वो भी समझाऊंगा अभी, आगे समझाऊंगा अगली स्लाइड में. बट ये होगा मेरा D वेक्टर, सिर्फ B क्रॉस C नहीं होगा. मैंने समझाया ना तुम्हें. ठीक है, इन क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा होता था, इसलिए हमें दे रखा होता था फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स. तो जैसे ही हमने ये निकाला तो D हमारा ना ये लैम्डा टाइम्स ये था, वो लैम्डा बेसिकली उसका नया मैग्नीट्यूड था जो कि ये आ चुका है, जो भी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा D का, बस एक कंडीशन दे रखी. तो कोई बात नहीं, पहले B क्रॉस C निकालेंगे, एक लैम्डा निकाल देंगे, लैम्डा की हम वैल्यू निकाल देंगे. बड़ी सिंपल होने वाली है. कैसे, चलिए देखते हैं यार ये चीज़. पहले तो B क्रॉस C की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख दो I, यहाँ लिख दो J, यहाँ लिख दो K. B के कॉम्पोनेंट्स 1 -4 और +5, C के कॉम्पोनेंट 3 1 और -1. यहाँ पे लगा देते हैं 2 डंडे और फिर हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं. ठीक है, तो हमें मिल जाएगा I कैप, यहाँ से कितना है -+4, फिर -5. ठीक है, फिर -J कैप में -1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा -15. अच्छा, फिर आ जाएगा +K कैप में क्या होगा मेरा 1 +12. ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना मिल चुका है मेरे को यार, -I कैप. फिर कितना मेरा B क्रॉस C कितना है यार, +16J कैप +13K कैप. ठीक है जी, ये मिल गया मेरे को, बहुत सही. अब ये तो मेरा B क्रॉस C है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमने माना था
हमारा डी वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स दिस, क्योंकि अभी मेरे को डी का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो चीज़ करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा टाइम्स जो भी मेरी चीज़ आ रही है। अब डी को तुम एज इट इज ये रखो, हमेशा लैम्डा टाइम्स दिस ही होगा अगर परपेंडिकुलर टू, सिर्फ ये वेक्टर लिखना सही नहीं होता, रीजन भी मैं तुम्हें एनिमेशन से सिखा चुका हूँ। तो करते हैं यार, अब हम एक कंडीशन दे रखे डी डॉट ए 21 है, क्या ए पता है, हाँ, क्या डी पता है, हाँ, लैम्डा है, निकल जाएगा कोई बात नहीं। तो क्या करो, इन दोनों का डॉट कर दो, अगर मैं ए डॉट डी निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 4i प्लस 5j माइनस के, फिर यहाँ कर दो डॉट, यहाँ क्या चीज़ आ जाएगी ज़रा मेरी, एक तो लैम्डा को क्या मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, मर्जी है, बट कोई बात नहीं, लैम्डा को अंदर ले जाओ तीनों में, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा माइनस लैम्डा आई प्लस 16 लैम्डा है ये, 16 लैम्डा जे प्लस 13 लैम्डा के प्लस 13 लैम्डा के कैप। अब यार डॉट प्रोडक्ट करना तो यार बिल्कुल ही आसान चीज़ है, 4 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, फिर 5 इंटू 16 लैम्डा 80 लैम्डा, ठीक है, फिर माइनस इंटू 13 माइनस 13 लैम्डा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 21 है। काफ़ी सिंपल नहीं हो गया अब क्वेश्चन यार, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। कैसे, 13 14 कितना हो गया, 17 माइनस 17 18 माइनस 17 होता है 63, तो 63 टाइम्स लैम्डा अगर मेरा 21 है, यहाँ से लैम्डा की बड़ी प्यारी सी वैल्यू आ जाती है 1/3, ठीक है, 21/63। तो बस ये आ गया, तो क्या मेरे को अपना डी वेक्टर अब मिल नहीं चुका, बिल्कुल मिल गया। यहाँ देखो वो बस क्या हो गया यार, देखो 1/3 कर दो लैम्डा की जगह, तो माइनस 1/3 आई कैप प्लस 16/3 जे कैप प्लस 13/3 के कैप इज आर वेक्टर डी, ठीक है। तो बहुत सिंपल, बस ये भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन से पहले ये तुमने फिजिक्स में बड़ी चीज़ पढ़ी होगी, राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिसिटी में, इन सब में जो भी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी शायद, मैग्नेटिज्म में, सॉरी फिजिक्स इतनी बढ़िया नहीं है यार। तो राइट हैंड थंब रूल एक्चुअली वेक्टर्स की एक चीज़ होती है, इसको हम स्क्रू रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार इसको, राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं हम इसको। ये क्या कहता है मेरा, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, ये है बी, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो वो क्या होता है यार, वो ऐसे करके ऐसे जाता है, इस डायरेक्शन में ऊपर होगा, उसके प्लेन से ऊपर। अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो वो एक नीचे वेक्टर मिलेगा मेरे को, ये राइट हैंड थंब की तरह है। मान लो यार एक वेक्टर तुम्हारा यहाँ पे ऐसे, बी वेक्टर मान लो ये है, ठीक है, तो अगर ऐसे तुम मूव कर रहे हो तो ये जो थंब होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा वेक्टर सी जो ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर तुम उल्टे उसमें करते हो तो नीचे जाता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार एनिमेशन देखते हैं यार हम वापस से, एनिमेशंस आर वेरी कूल, ठीक है, इस केस में जियोजेब्रा, थैंक्स टू जियोजेब्रा। अगर मैं तुम्हारे सामने ये दिखाता हूँ, मेरा ये वाला जो भी है, अब जरा यार इस डायग्राम को तुम देखो, बहुत ही भयंकर चीज़ है यार ये, ठीक है। यहाँ पे यार ये देखो, मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है कि जहाँ मेरा ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये उससे परपेंडिकुलर, पर मैंने एक नीचे भी एक वेक्टर बना दिया। वो क्या है, इसको गौर से देखो। अगर मैं इस प्लेन को, ओ ये देखो, ठीक है, ये वेक्टर भी बी से परपेंडिकुलर है, ये देखो है ना, और ये वेक्टर हमारा सी से भी परपेंडिकुलर, नीचे वाले वेक्टर की बात कर रहा हूँ, बट ये तो नीचे है। तो क्योंकि मैं कह नहीं रहा था मैं एक चीज़ अभी भी छोड़ रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, मैंने ये तो तुम्हें बता दिया था कि ठीक है यार ये तो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है डेफिनेटली, बट एक ऐसे भी तो बहुत सारे वेक्टर्स हो गए इनफाइनाइट जो नीचे हो गए मेरे, है ना, जो नीचे हो गए। तो होता क्या है कि अगर मैं सी से लेकर बी तक, मतलब सॉरी ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर मैं इससे इस पे जाता हूँ ऐसे, तो मैं देखो ऐसे रूल चलता है हमारा थंब रूल, ऐसे जाके नीचे जा रहा है वेक्टर, जबकि अगर मैं यहाँ से इससे इधर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कहते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ तो ऊपर जाता है, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो नीचे वेक्टर जाता है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं कभी भी तुमसे ये बोलूँ कि ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर हमारा ऊपर वाला वेक्टर है, तो अगर मैं ये वेक्टर क्रॉस ये बोलूँ, मतलब उसका ऑपोजिट, जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में बता नहीं था, एक माइनस का फर्क आ रहा था, माइनस का ही तो आ रहा था जब मैं कर रहा था, तो एक रो बदल रही थी हमारी, वो इस वजह से था। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं बना रखा, तो लेट्स चेंज दिस थिंग, लेट अस चेंज दिस थिंग, इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, इसका और इसका सेम लेंथ के हो गया, अभी भी थोड़ा सा अलग है बट देख लो, मान लो, ठीक है। बस वो हमारा वेक्टर नीचे होगा और ये वेक्टर हमारा ऊपर होगा, ये डिफरेंस है यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने तुम्हें डेमोस्ट्रेट कराया यहाँ पे। अब देखते हैं हमारी यही वाली चीज़, इसी को कहते हैं हम स्क्रू रूल। तो ऊपर वाला वेक्टर ए क्रॉस बी है, नीचे वाला बी क्रॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं तुम्हें एक चीज़ वापस से बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने शायद लगा रखा था, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका मेरा ये था, ये रहा ए क्रॉस बी मेरा ये है। तो तुम जानते हो इसी फॉर्मूले से अगर मैं
बी क्रॉस ए लिखना चाहूँ तो बस क्या फर्क आ जाएगा, ये B1 B2 B3 ऊपर आ जाएगी, A1 A2 A3 नीचे। पूरे वेक्टर में क्या डिफरेंस होगा, जो मान लो इसकी वैल्यू आती है, एक वेक्टर आता है, बस उसके आगे एक माइनस साइन लग जाएगा अगर चेंज होगा। वही तो मेरा मतलब था, अगर नीचे वेक्टर जा रहा है तो माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ भी जाएंगे, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन निपटा देते हैं राइट हैंड थंब रूल वाले। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है काफी। राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। ये एक मार्कर है, ये सिर्फ एक मार्कर क्वेश्चन है तुम्हारा सब्जेक्ट चेक करने के लिए, ठीक है। अब बच्चे यूजुअली क्या सोचते हैं, अगर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये यूनिट लेंथ नहीं लिखता, परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, तो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं। ये देखो इसी डायग्राम से, क्योंकि देखो इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, ये सारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर है इससे, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट मेरे वेक्टर्स, एक सेकेंड, ऐसे मेरे कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। बट इसमें पूछा यूनिट लेंथ। अब अगर तुम्हें वो नीचे वाली चीज मैंने अभी तक नहीं बताई होती तो प्रॉब्लम आती। कौन सी वाली बात, ये देखो, अगर मैं ये नीचे वाला जो मैंने वेक्टर बनाया है, अगर मैं नहीं बनाता, तुम्हें बस बोलता ऊपर वाला, तो तुम बोलते यार ऐसा तो एक ही वेक्टर है, क्योंकि एक लेंथ का तो एक ही वेक्टर है ना। वैसे तो इनफाइनाइट वेक्टर थे बट सबकी लेंथ अलग है, बट अगर वन लेंथ बोलो तो एक ही होगा, नहीं दो होगे, एक वेक्टर ये और एक हमारा नीचे, एग्जैक्टली नीचे वेक्टर होगा वन लेंथ वाला, ठीक है। तो तुम देख सकते हो दो यूनिट वेक्टर होते हैं जो हमारे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं हमारे इन दोनों वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल, टू वेक्टर्स। और इन दोनों का आंसर क्या होगा यार, वो भी बता देता हूं तुम्हें। पहला वेक्टर हमारा क्या होने वाला है, A क्रॉस B, जो भी ये आंसर आएगा इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड A क्रॉस B। आई गेस ये तुम्हें समझ आना चाहिए, जो क्रॉस है अगर इसको इसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एंड द सेकेंड वेक्टर इज B क्रॉस A अपॉन वही B क्रॉस A का मेरा मॉड, ठीक है। तो दीज आर द टू वेक्टर्स, अगर तुमसे वो भी पूछा जाए, वैसे तो नहीं पूछा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं यार अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। ओ तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा है उससे तुम सब कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर है I J K, बी वेक्टर है J माइनस K, फाइंड अ वेक्टर C सच दैट A क्रॉस C मेरा B आ रहा है एंड A डॉट C मेरा 3 आ रहा है। इसमें ना हल्के से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, प्लीज एक बार वीडियो तुम जो भी पूरी देख रहे हो यार, ये वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यार, पूरे वेक्टर्स के लिए नहीं यार, 3D के लिए क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डॉट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट भी है। कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मैंने बताया था डॉट में A डॉट B इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से यार करनी थी याद, क्योंकि हर जगह काम आती है, ठीक है। सिमिलरली यार ये जो मैंने तुम्हें अभी जस्ट ये बताया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो उन दोनों से परपेंडिकुलर हो, उनके प्लेन कंटेनिंग से परपेंडिकुलर हो, इंडिविजुअली भी दोनों से परपेंडिकुलर, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात बन जाती है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हटाते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है यार मुझे, ये कंडीशन दे रखी है, सी वेक्टर मुझे पता ही नहीं है क्या है। तो यहां देखो, जब मुझे पता ही नहीं हो रखा, बस कंडीशंस दे रखी है, सी के ए के साथ कुछ ऐसी है, इसके दो कंडीशन दे रखी है बस, और सी और ए और बी मुझे पता है क्या है। तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू सम एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। जब नहीं पता तो कोई रैंडम मानना पड़ेगा, या फिर तुम C1 C2 C3 भी ले सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी थी, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने एक्स वाई जेड ले लिया। अब ए पता है, बी पता है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर मैं हमारे ए को सी के साथ क्रॉस कर दूं तो मुझे बी मिल जाना चाहिए, और अगर मैं हमारे ए को सी के साथ डॉट कर दूं तो मुझे 3 मिल जाना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ रेगुलरली? करके देखते हैं, होना तो इससे भी आंसर चाहिए। एक बार इसको नोटिस करते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, यहाँ से एक कंडीशन मिलेगी, ए डॉट सी भी से भी कंडीशन मिल सकती है, पहले वो निकाल लेते हैं या तो यार, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट सी, इसके बारे में बात करते हैं। तो ए क्या है मेरा, ए तो है मेरा आई प्लस जे प्लस के। मुझे बताओ यार अगर मैं ए डॉट सी करता हूँ तो आंसर कितना मिलेगा, यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये तो मुझे 3 दे रखा है, तो ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 3 है। अभी भी मेरे को इंडिविजुअली x y z की वैल्यूज नहीं पता, उसको निकालने के लिए अपना ये वाला कंडीशन लगा दो यार जरा। कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन लगा दो जरा, ठीक है, कि a क्रॉस c मेरा b बन रहा है। तो a क्रॉस c को कैसे निकालेंगे हम, a क्रॉस c ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट से ही निकलेगा यार, ऐसे हवा में तो निकल नहीं जाएगा।
तो ए के कंपोनेंट्स लिख दो यार। ए के कंपोनेंट्स है 1 1 1, बी के कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड, लगा दो 2 डंडे यहाँ पे और इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो, फिर उसको बी से इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है। तो आई फिर आ गया आई, यहाँ पे आ रहा है कितना यार मेरा z माइनस वाई, ठीक है, माइनस जे में आ रहा है z माइनस एक्स, फिर आ रहा है प्लस के कैप, के है y माइनस एक्स, कितना y माइनस एक्स। क्या बात समझ आ रही है तुम? ठीक है, तो यहाँ से ये जो मेरा आंसर आया है बेसिकली ये वेक्टर हमारा, ये जो वेक्टर निकल के आ रहा है यार, ये एग्जैक्टली मेरा क्या है यार, ये एग्जैक्टली मेरा b के बराबर, क्यों? क्योंकि दे रखा है इससे, तो ये है मेरा 20 के बराबर। तो क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर अब मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दूं तो इट मस्ट बी इक्वल टू आर वेक्टर b विच इज j माइनस k। यार कभी भी अगर तुम किसी दो वेक्टर्स को इक्वेट कर रहे हो, मान लो a1i a2j a3k इज इक्वल टू b1i b2j b3k, तो इंडिविजुअली उसके जितने भी ये स्केलर कंपोनेंट्स है, i के साथ जो जुड़ा है, j के साथ जो जुड़ा है, k के साथ जो जुड़ा है, वो सारे बराबर होने चाहिए। मतलब कि पहले तो इस वेक्टर को ढंग से लिखते हैं। बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 0i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप। तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स कितने हैं? 0 1 और -1, जो बेसिकली इसकी डायरेक्शन रेशियोज है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो अलग अलग से। तो पहली इक्वेशन क्या है कि z माइनस वन हमारी z माइनस वाई सॉरी ये 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरा माइनस z माइनस एक्स है, यानी कि x माइनस z मेरा होना चाहिए 1 के बराबर। तीसरी बात y माइनस एक्स मेरा माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, तो y माइनस एक्स मेरा -1 के बराबर होना चाहिए। ये जो इक्वेशन का सेट आ रहा है ना, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन का सेट दे रखा है, दूसरा ये भी दे रखा है, तो ये हमारा फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। इन दोनों के साथ हम इन दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, तीनों एक्स वाई जेड की। तो चलो यार उन वैल्यूज को हम निकाल के देखते हैं, 2 मिनट की भी बात नहीं है यार वो चीज़, तो ठीक है। तो करते हैं हम। ये दे रखा है 3 z माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि y और z की वैल्यू तो आपस में इक्वल है, पहली बात पता लगी। दूसरी x माइनस जेड की वैल्यू मेरी 1 है, यानी कि x है मेरा 1 प्लस जेड, इसको मार्क कर लो। ऑल्सो यहाँ से तीसरी इक्वेशन से y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 है, यानी कि इधर से मेरा y प्लस 1 को उधर ले जाओ, ये मेरा है x के बराबर। तो x दोनों में सेम है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऑफ कोर्स इक्वल ही है, क्यों? क्योंकि 1 प्लस वाई और z आपस में बराबर है। तो मुझे और क्या क्या चीज़ मिल सकती है यहाँ से? कुछ मिल सकता है क्या? कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो अपनी इस इक्वेशन का इस्तेमाल लेते हैं गाइस। इस इक्वेशन में क्या क्या दे रखा है जरा देखते हैं इस चीज़ को, x, y और z। अब x की जगह क्या करो तुम, y प्लस 1 या z प्लस 1 कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। सब कुछ मैं y की टर्म्स में रखूंगा। यहाँ पे देखते हैं, x की जगह लिख दो y प्लस 1, फिर y की जगह y लिख दो, और z भी मेरा y के बराबर है। ये देखो z जो मेरा है, z की वैल्यू y है, z इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और y को तो y रखो। ये मेरा है 3 के बराबर, तो ये कितना आ गया 1 2 3, 3y इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ 2, तो y कितना आ गया मेरा, y इज इक्वल टू 2/3। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से z भी आ गया 2/3, क्योंकि z और y आपस में इक्वल थे। x कितना आया यार, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5/3। तो क्या मुझे सब नहीं मिल गया? बस मुझे अपना डी वेक्टर निकालना था, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। सी वेक्टर कितना हुआ मेरा, c है x y z, यानी कि वेक्टर c की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, x की जगह तुम लिखोगे 5/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। तो बस मेरा सी वेक्टर निकल चुका है यहाँ से। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यार इसमें ना एक स्पेशल चीज़ और है, इसको ऐसा करते हैं, या तो वो कर देते हैं हम, एक और पेज में निकालता हूँ यार, यहाँ पे ना ऐड पेज करता हूँ यार, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं की, कर सकता था, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट सब्जेक्ट देखा जाएगा उससे। एक बात देखो, मुझे दे रखा है a क्रॉस c b के बराबर है। a क्रॉस c एक ऐसा वेक्टर है जो a और c दोनों से परपेंडिकुलर है। यहां ध्यान दो, a क्रॉस c इट इज परपेंडिकुलर टू a एंड c, यानी कि b, क्योंकि a क्रॉस c की वैल्यू v है, b इज परपेंडिकुलर टू a एंड b इज परपेंडिकुलर टू c। अगर a और b परपेंडिकुलर है, कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ मैं डॉट प्रोडक्ट वाली चीज लगाने वाला हूं। दिस इंप्लाइज दैट b डॉट a मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड b डॉट c मस्ट बी इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं मैं यहाँ पे।
अब ए और बी को देख लेते हैं यार, वो तो वैसे भी जीरो थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को डॉट करूं तो आंसर कितना मिलेगा, आई डॉट कुछ नहीं जाएगा, यहाँ जीरो आई का कॉम्पोनेंट, ठीक है। जे में देखो 1 -1, ठीक है, दिस इज ट्रू, बट सी और बी में भी तो रिलेशन है। बी है मेरा जे माइनस के, बी है जे माइनस के, जीरो आई लिख देते हैं, जीरो आई प्लस जे माइनस के, डॉट सी है मेरा एक्स आई, कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये जीरो के बराबर है, तो क्या मिलेगा मेरे को यहां से, देखते हैं जरा यार, यहां पे देखो ये मेरे को मिल गया सिर्फ y माइनस जेड जीरो के बराबर है। तो एक इक्वेशन जो मेरी यहां से निकली थी वो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। काफी बढ़िया चीज, बहुत बहुत बढ़िया चीज है यार ये तो। अब देखते हैं, ये चीज मेरे को यहां से मिल गई, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं कि जो मेरा सी वेक्टर था वो था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वो हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वाई के, क्योंकि अब z मेरा एलिमिनेट हो चुका है, z की वैल्यू भी मेरी y के बराबर है यहाँ पे, ठीक है, y के बराबर है। अब दो वेरिएबल अभी भी है, यहां से मैं क्या रिलेशन लगा सकता हूँ, अगेन अब यहां से तो मेरे को यही करना पड़ेगा कि a क्रॉस c मस्ट बी इक्वल टू b। तो ये वापस से तो तुम्हें करना ही पड़ेगा क्रॉस, ऐसा तो है नहीं कि तुम इस चीज़ से बच जाओगे, मतलब a को अगर तुम इससे क्रॉस करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुम बच जाओगे उस चीज़ से, बट फिर भी इट इज जस्ट कि हाँ एक इक्वेशन तुम्हें थोड़ा पहले मिल गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताई यार मैंने तुम्हें, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब, या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है यार, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ बेस वेक्टर्स। ये चीज़ हमने डॉट में भी देखी थी, बस यहाँ लिखा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर्स। याद है ना यार तुम्हें, मैंने क्या पढ़ाया था, आई डॉट आई मेरा 1 होता था, जे डॉट जे मेरा 1 होता था, के डॉट के मेरा 1 होता था, बाकी सारे बस इन जगह 1 आता था, बाकी सारी जगह 0 आता था उस केस में, डॉट में। क्रॉस में डिफरेंस, अगर तुम सेम चीजों को क्रॉस करते हो, जैसे आई क्रॉस आई 0 मिलेगा तुम्हें आंसर, जे क्रॉस के जे जो से 0 मिलेगा, और के क्रॉस के भी 0 मिलेगा। बाकी अगर तुम बाकी कुछ करते हो जैसे जे क्रॉस आई, तो तुम देख सकते हो मुझे के कैप मिल गया, के क्रॉस आई मेरे को जे मिल गया, यहाँ माइनस है ऑलरेडी, आई क्रॉस जे मुझे मिल गया के कैप, के क्रॉस जे मेरे को मिल गया माइनस आई। तुम बोलोगे वेक्टर क्यों आ रहे हैं, ऑफकोर्स यार वेक्टर आएंगे, नंबर थोड़ा आएंगे, ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना। अब बस ध्यान ये देना है, क्या ये हम इतनी सारी चीजें याद करेंगे, ये और ये याद करना तो आसान है। कभी भी सेम वेक्टर्स को क्रॉस करते हो तो आंसर 0 मिलेगा। क्या यहाँ से कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, करते हैं उसके बारे में बात, बट मेन चीज हम इनको याद कैसे करें बाकियों को, कि अगर हम के क्रॉस आई कर रहे हैं या आई क्रॉस के कर रहे हैं तो क्या आंसर मिलेगा, कब माइनस आता है। देखो एक चीज तो पक्की है, कभी भी मैं जे और आई ले रहा हूं तो कोई भी आंसर वो के ही आएगा। अब ये माइनस कैसा आएगा मेरे को बस ये देखना है, ठीक है। तुम देखो के आई है तो जे आएगा, के नहीं आएगा। अगर मेरा जे और के है तो बचा हुआ तीसरा कौन सा होता है, आई होता है, तो आई आ गया। सिमिलरली आई और के है, बचा हुआ तीसरा जे होता है। बट ये माइनस साइन की कंफ्यूजन है, कब माइनस आएगा कब माइनस नहीं आएगा, कब प्लस आएगा। तो इसके लिए हम एक प्यारा सा सर्कल बनाते हैं यार, एक क्लॉकवाइज तरीके से या अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज। मैं ले रहा हूँ यार क्लॉकवाइज तरीका, आई जे और के इन तीनों को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं कभी भी निकालना चाहता हूँ, ये डायरेक्शन मेरी है प्लस, अगर कभी मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो उसको मैं माइनस ट्रीट करूँगा। अभी समझाता हूँ मेरा मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है यहाँ से, ये मुझे नहीं पता अभी तक क्या है, इसको हटा देते हैं, इन सारी चीज़ों को ऐसे करते हटा देते हैं, ठीक है। जीरोस को रहने देते हैं बस, और खुद वापस से मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे आता है चीज़, ठीक है। ये देखो कभी भी मैं चाहता हूँ जे क्रॉस आई, तो हम जे पे क्रॉस आई तो उस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को आंसर तो के कैप ही मिलेगा, यहाँ लिख दो के कैप। अब प्लस और माइनस कैसे आएगा ध्यान दो, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, मैं ब्रेक कर रहा हूँ हमारा ये वाला एरो, ये देखो एरोज है मेरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे 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 है ना, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर मैं इस डायरेक्शन के खिलाफ जा रहा हूँ, इसके ऑपोजिट जा रहा हूँ ना, तो मैं एक माइनस लगा देता हूँ। बात समझ आई। जैसे के क्रॉस आई मुझे क्या मिलेगा देखते हैं, देखो यहाँ पे है मेरा के क्रॉस आई, तो वो मुझे जे मिल जाएगा, सिर्फ प्लस जे। क्यों? क्योंकि यही मेरी डायरेक्शन थी और मैं इसी डायरेक्शन में ऐसे जा रहा हूँ। समझ आ रहा है तुम्हें। सिमिलरली अगर मैं आई क्रॉस के करूँ यहाँ पे, तो ऐसे जा रहा हूँ, जे तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। अब माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि मैं डायरेक्शन के खिलाफ जा रहा हूँ। समझ आ रहा है। अब बाकी सारे तुम खुद भरोगे, इसको मैंने माइनस जे लिख दिया, तुम बाकी सारी चीज़ें खुद सॉल्व करने वाले हो। जैसे ये माइनस आई है, ये है मेरा प्लस आई, ये क्यों आया ये मैं तुम्हें अब नहीं बताऊंगा, ये चीज़ तुम्हें खुद सोचनी है, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, आई क्रॉस जे मेरा के होगा, ठीक है। कैन वी इंटरप्रेट समथिंग, क्या हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। नोटिस कर यार एक चीज़, कुछ तो होगा ऐसा
एक चीज बताओ मुझे, ये हमारा आई क्रॉस जे कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस करता हूं, कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस करता हूं तो जो तीसरा वेक्टर होता है वो क्या होता है, इन दोनों से परपेंडिकुलर। एंड ऑब्वियसली के कैप हमारा जे से परपेंडिकुलर है, के मेरा जेड के अलॉन्ग होता है माइनस जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो दोनों से परपेंडिकुलर है ना। तो ये चीज तो हमने देख ली, ऑलरेडी पढ़ रखी थी। ये जीरो क्यों हुआ, एक बात बताता हूं, कभी दो वेक्टर्स को तुम, अगर मैं मान लो मेरे पास ए एंड बी दो ऐसे वेक्टर्स है जो कि क्या है, कोलिनियर है, तो इन दोनों का क्रॉस हमेशा जीरो आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, कभी भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो जीरो आता था। क्रॉस में कभी भी पैरेलल है, कभी भी पैरेलल दो वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं। और अगर दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का तो वो जीरो होता है, याद रखो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कभी भी मैं ए को एक पैरेलल वेक्टर से क्रॉस करता हूं तो आंसर जीरो मिलता है हमेशा। क्यों क्यों, कोई रीजन होगा इसके पीछे, पहले यहाँ पे वो रीजन यही देखते हैं, क्या रीजन है यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। वापस से देखते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेरा क्या होता था, इस बार इसी डायग्राम को हम देखेंगे। ये रहा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, क्या दर्शाता था मेरा, एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। बट उससे पहले मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था कि हमारा हमेशा ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर है जो इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर है, राइट। पर ये साइन थीटा भी तो है यहाँ पे। एक बात बताओ, कभी भी दो वेक्टर्स अगर मान लो यही ए एंड बी आर पैरेलल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो या फिर 180 डिग्रीज हो सकता है। देखो ए मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा हो, बी इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में 180 है। अगर बी इधर जा रहा है तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है। इन एनी केस हमारा साइन जीरो और साइन 180 जीरो होता है। तो अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो नहीं जाएगा। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्यों मेरे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, क्यों होता था डॉट में, क्यों, क्योंकि वो होता था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और कॉस 90 जीरो हो जाता था। सिमिलरली यहाँ साइन जीरो मेरा जीरो हो जाता है। तो ये रीजन है कि पैरेलल वेक्टर्स मेरे क्यों वो देते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके सीधे सीधा हम यार कुछ क्वेश्चन निपटाते हैं बड़ी जल्दी से, ठीक है। जैसे अब ये देखो, इसके में भी जल्दी से क्वेश्चन दे देते हैं, ये चीज क्यों याद रखनी चाहिए, ये मैंने क्यों बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक एक दो नंबर के, उसको सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पे क्या दे रखा है, आई क्रॉस जे डॉट के निकालो प्लस आई डॉट जे निकालो। काफी ज्यादा सिंपल चीज है यार, ये तो 2 मिनट 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, आधे नंबर में आना चाहिए। तो आई क्रॉस जे हमें अभी पता है कि के कैप होता है। अब ऐसा क्यों होता है, कभी भी क्रॉस कर रहे हो तो शर्माना मत, एग्जाम में भी ये चीज तुम आराम से बना सकते हो। क्या, यहाँ लिख दो आई, यहाँ लिख दो जे, यहाँ लिख दो के। तो आई क्रॉस जे मेरे को एक तो के देगा, अब प्लस या माइनस डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो प्लस, तो यहाँ लिख दिया के कैप डॉट के कैप डॉट के कैप प्लस अगला क्या है आई डॉट जे। आई डॉट जे तो जीरो होता है, क्यों, आई डॉट जे क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है आपस में, तो जीरो देगा उनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और के डॉट के कितना होता है 1, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज द फाइनल आंसर इज 1। तो इसका आंसर 1 था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर में आया होगा। सॉल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगेन ये बेसिक चीजें दे रखी है, 1 नंबर का एमसीक्यू आ रखा है। क्या दे रखा है, इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 परपेंडिकुलर। ये वैसे ना तुम्हें जानबूझ के ऐसा होता है, ये तो बेस वेक्टर्स होते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन में ऐसा दे देते हैं कि ये यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। देन क्या आई डॉट जे 1 होता है, नहीं, पहला ऑप्शन तो कतई गलत हो गया। क्यों, आई डॉट जे हमारा 0 होता है, 1 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। क्या मेरा आई क्रॉस जे 1 होता है, कतई नहीं, आई क्रॉस जे होता है मेरा के क्या। एनीवेज क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है या फिर 0 आंसर देगा अगर सेम है तो, ठीक है, पैरेलल है तो 1 तो नहीं देगा कभी भी। अगली चीज आई डॉट के क्या मेरा 0 है, यस दिस इज ट्रू। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, आई क्रॉस के 0 है, नहीं, आई क्रॉस के यहां से देखते हैं एक बार जरा, यहां बनाया था ना मैंने, देखो आई क्रॉस के मुझे माइनस जे देगा क्योंकि डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो इसका आंसर है मेरा माइनस जे क्या, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बस ये इतना सही क्वेश्चन था। तो ठीक है गाइस यार, इस वीडियो के लिए हमारा इतना ही था। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में होने वाली है। उसमें हम क्या क्या देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें देखने वाले यार। क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें और कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे यार, हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की तरफ बढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल,
पैरेललोग्राम, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं और इनके दबा के क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने वाले हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट इन सबसे रिलेटेड होता है एरियाज से। और फिर फाइनली हम लास्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट चीज़, ठीक है। वो होने वाला है हमारा लेक्चर, ये 5 है, ये होगा हमारा 6 और लास्ट होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि 7। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखो, बाय बाय।